नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। आज हम लोग हिंदी उपन्यास के क्रम में आपका बंटी पढ़ेंगे उपन्यास, जो कि मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है। आप सभी अभ्यर्थियों को पता है यूनिट 6 इकाई 6 हिंदी उपन्यास लगी हुई है आपके नेट जेआरएफ के सिलेबस में, जिसमें हम लोग क्रम के अनुसार आज इस उपन्यास तक पहुँच चुके हैं, जिसका नाम है आपका बंटी। इससे पहले जितने भी उपन्यास आपके सिलेबस में लगे हुए हैं वो सारे ही उपन्यास एक एक करके हम लोग पढ़ चुके हैं। आज बारी है मन्नू भंडारी जी का आपका बंटी उपन्यास पढ़ने का। तो चलिए बिना वक्त का ज़ाया किए शुरू करते हैं। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। याद कर लीजिएगा, इनका जन्म वर्ष 1931 में मन्नू भंडारी जी का जन्म होता है। वर्षों तक दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में हिंदी प्राध्यापिका के रूप में कार्य किया। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ की अध्यक्ष भी रही। कौन? मन्नू भंडारी। उनके बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था, याद करिएगा। आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन 1971 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। 1971 में आपका बंटी का प्रकाशन हुआ। लेखिका ने यह उपन्यास अपने पति राजेंद्र बाबू को समर्पित किया है। तो अपने पति राजेंद्र बाबू को समर्पित करती हैं। और इनकी इकाई 10 में एक कहानी लगी हुई है। कौन सी? यही सच है लगी हुई है। कौन सी लगी हुई है? एक कहानी यह भी लगी हुई है कहानी, ठीक है। एक कहानी यह भी, उसमें राजेंद्र बाबू के लिए ही उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, किस प्रकार से उनका वैवाहिक जीवन रहा है। उस कृति को अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट कृति है। तो अपने पति राजेंद्र बाबू को समर्पित करती हैं आपका बंटी। इस उपन्यास का प्रकाशन धर्मयुग पत्रिका में धारावाहिक के रूप में किया गया था। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था कौन सी पत्रिका में? धर्मयुग पत्रिका में धारावाहिक के रूप में किया गया था। आपका बंटी मन्नू भंडारी के उन बेजोड़ उपन्यासों में है जिनके बिना न 20वीं शताब्दी के हिंदी उपन्यासों की बात की जा सकती है, न स्त्री विमर्श को सही धरातल पर समझा जा सकता है। बच्चे की निगाहों और घायल होती संवेदना की निगाहों से देखी गई परिवार की यह दुनिया एक भयावह दुःस्वप्न बन जाती है। कहना मुश्किल है कि यह कहानी बालक बंटी की है और या माँ शकुन की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी माँ उसकी शकुन है और उसका बेटा है बंटी, जो कि जिसका असली नाम रहता है अरूप बत्रा, ठीक है। तो इनके ही इर्द गिर्द पूरी कहानी बुनी गई है। सभी एक दूसरे से ऐसे उलझे हुए हैं कि एक ही त्रासदी सभी की यातना बन जाती है। अब इस कथानक की मूल संवेदना क्या है उसको पढ़ेंगे। उपन्यास के प्रारंभ में बंटी की जन्मपत्री के रूप में मन्नू भंडारी ने अपना वक्तव्य प्रदान किया है। बंटी की परिस्थितियों के संदर्भ में लेखिका का मानना है कि मुझे लगा कि बंटी किन्हीं दो एक घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में। उपन्यास में पति पत्नी अजय और शकुन इस ये पत्नी दिखाए गए हैं इस उपन्यास में, के बीच अलगाव और तलाक हो जाने पर उनके बेटे बंटी की दयनीय जीवन परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। संपूर्ण उपन्यास 16 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में? 16 प्रकरण कह सकते हैं या फिर 16 अध्याय कह सकते हैं। 16 खंडों में विभक्त है। बंटी अपनी माँ शकुन के पास रहता है। शकुन कॉलेज में प्रिंसिपल है। बंटी को अपनी माँ घर के सहज रूप में अच्छी लगती है। बनावटी श्रृंगार किए प्रिंसिपल बनी माँ उसे अच्छी नहीं लगती। जब उसकी नॉर्मल माँ रहती है, बिना प्रिंसिपल वाली, जब बिना मेकअप के रहती हैं और एकदम माँ जैसा प्यार करती हैं, तो वो माँ बंटी को बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन जैसे ही उसकी बारी आती है प्रिंसिपल बनने की और अपने स्कूल कॉलेज जाने की, तो उसे वही माँ अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती। घर में कामकाज के लिए फूफी है, एक तरीके से मेड बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अपनत्व दिखाते हुए इस घर परिवार को संभालती हैं और बंटी को एक तरीके से बंटी का लालन पालन भी करती हैं। वह बंटी को सोनल रानी की कहानियाँ सुनाती हैं। बंटी बार बार यह महसूस करता है जैसे मम्मी और उसके बीच कोई और भी है, लेकिन वह समझ नहीं पाता। बंटी बीच में कभी कभी अपने पापा से भी मिलता रहता है, जिसका नाम अजय है। वे उसके लिए खिलौने लाते हैं। बंटी खुश होकर उन्हें अपने दोस्त टीटू को दिखाता है। तो इसमें टीटू बंटी का दोस्त है। बंटी को इस बात का दुख है कि उसकी मम्मी पापा और साथ साथ क्यों नहीं रहते। मम्मी उसे पापा के बारे में कोई बात क्यों नहीं बताती हैं। मम्मी और पापा फिर से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते। ऐसे अनेक सवाल बंटी के मन मस्तिष्क में चलते रहते हैं।
एक दिन बंटी के घर वकील चाचा आते हैं। वे जब भी आते हैं पापा की कोई बात और खिलौने लेकर आते हैं, लेकिन इस बार बंटी को कुछ अजीब लग रहा है। वकील चाचा शकुन को बताते हैं कि अजय मीरा के साथ खुशी से रह रहा है। तो याद रखिएगा, मीरा से शादी कर लेता है अजय और उसके साथ में वो अलग दुनिया में चला जाता है और उसका शहर है कोलकाता। कोलकाता में वो बस जाता है, वहीं जॉब करता है और वहीं पर मीरा के साथ में रहता है। उसने तलाक का फॉर्म भिजवा दिया है। तुम्हें भी आगे अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। बंटी को मम्मी का उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता। वह टीटू के माध्यम से अपने मम्मी पापा के संबंधों को समझने की कोशिश करता रहता है। अजय के सेटल होने की सूचना शकुन को परेशान कर देती है। शकुन के लिए अजय के साथ रहने की यंत्रणा भी बड़ी विकट थी और अलगाव का त्रास वकील चाचा शकुन को सुझाव देते हैं कि बंटी को हॉस्टल भेज देना चाहिए, मगर शकुन 8-9 साल के बंटी को अपने से दूर नहीं छोड़ सकती। तो कितने साल का है बंटी? 8-9 साल का है। दूर नहीं करना चाहती है। कौन? शकुन। वकील चाचा कहते हैं कि मुझे डर है शकुन, कहीं तुम अपना अकेलापन खत्म करने के चक्कर में बंटी का भविष्य ना खत्म कर दो। इंपॉर्टेंट कथन है, वकील कहता है ये शकुन से। शकुन मन में सोचती है कि अब वह बंटी को अजय से कभी नहीं मिलने देगी। बंटी केवल उसका बेटा ही नहीं, वह हथियार भी है जिससे वह अजय को टार्चर कर सकती है। शकुन को डॉक्टर जोशी का ख्याल आता है जो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर जैसे अजय के साथ में मीरा रहने लगती है, वैसे ही जो डॉक्टर जोशी हैं इनकी पत्नी खत्म हो गई होती हैं और वो शकुन की तरफ आकर्षित होते हैं। अजय बंटी से मिलने आता है। बंटी प्रसन्नता से मिलता है। घर लौटकर बंटी जब मम्मी को उदास देखता है तो मन में सोचता है कि उसने पापा से मिलकर कोई गलत काम तो नहीं किया। मतलब वो एक बाल मन में सोचता रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मम्मी उदास है, आज मैं पापा से मिलकर आई हूँ इसी वजह से उदास हो गई हूँ। तो बंटी की आदतों को लेकर फूफी परेशान रहती है। वह शकुन से कहती है, मत इतना सिर चढ़ाओ बहू जी, हम अभी से कह देते हैं, कहीं फिर आप ही दुखी होंगी। अजय और शकुन का तलाक हो जाता है। अपनी मम्मी को उदास देखकर बंटी का बालमन यह सोचता है कि मम्मी बहुत उदास हैं, इसलिए उसे भी उदास रहना चाहिए। बंटी को अपने घर के बगीचे से बहुत प्रेम है। अपनी दुखी मम्मी को देखकर बंटी एकाकार समझकर समझदार और बड़ों जैसा व्यवहार करने लगता है। वह किसी तरह अपनी मम्मी के दुख को कम करना चाहता है। शकुन और डॉक्टर जोशी की नज़दीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। बंटी को यह अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि मम्मी अब उसकी तरफ ध्यान नहीं देती हैं। बंटी का उसे पढ़ाई में लगन कम हो जाती है, क्योंकि हालांकि जब ऐसा माहौल रहेगा घर में तो कोई भी बच्चा होगा तो उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता। वह चिड़चिड़े स्वभाव का बनता चला जाता है। बंटी को डॉक्टर जोशी के बच्चों जोत दीदी और अमी, ये अभी नहीं है, यहाँ अमी है, ठीक है, अमी, तो अमी और जोत ये दोनों से मिलवाता है जो कि डॉक्टर जोशी के बच्चे होते हैं। वह कुछ भी समझ नहीं पाता है। शकुन और डॉक्टर जोशी शादी कर लेते हैं। फूफी नाराज होकर घर छोड़कर चली जाती हैं। तो फूफी को अच्छा नहीं लगता है जब शकुन शादी कर लेती है डॉक्टर अजय से, तो वो घर छोड़कर चली जाती हैं। बंटी अपने नए पापा के घर आ जाता है, लेकिन उसका व्यवहार लगातार बिगड़ता चला जाता है। बंटी के इस रवैये से परेशान होकर शकुन सोचती है कि बंटी को दरार ही बनना है तो मीरा और अजय के बीच में बने। डॉक्टर जोशी बंटी का मन जीतने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कुछ भी सफल नहीं हो पाता। बंटी यह महसूस करता है कि शादी के बाद मम्मी बदल गई हैं। वह अब उसका पहले की तरह ख्याल नहीं रखती हैं। उसे नए घर में अच्छा नहीं लगता। मम्मी मिसेज बत्रा से मिसेज जोशी बन जाती हैं, तो मिसेज बत्रा से क्या बन जाती हैं? मिसेज जोशी बन जाती हैं, लेकिन वह अरूप बत्रा ही रहना चाहता है। तो जब डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं और नाम पूछते हैं, जब डॉक्टर जोशी के एक मित्र आते हैं तो पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो वो बोलता है अरूप बत्रा। बंटी की जिद बढ़ती जाती है। वह घर की तरह स्कूल से भी उखड़ जाता है। बंटी चाहता है कि मम्मी उसकी वजह से परेशान हो और उसकी तरफ ध्यान दे, उसे पहले की तरह प्यार करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। एक समय के बाद बंटी का गुस्सा और जिद बंद हो जाते हैं। वह भीतर ही भीतर सहम जाता है। शकुन बंटी से पूछती है, क्या तेरा सचमुच ही मन नहीं लगता? तू पापा के पास जाना चाहता है? जाएगा? बंटी उसके पापा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। बंटी को लगता है कि मम्मी उसे रोक लेंगी, कहीं भी जाने नहीं देंगी, लेकिन मम्मी उसे नहीं रोकती और जिदवश बंटी उसके पापा के साथ कलकत्ता चला जाता है। कलकत्ता पहुंचकर बंटी को लगता है कि वह एक यातना ग्रह से निकलकर दूसरे यातना ग्रह में आ गया है। उसे नई मम्मी मीरा का व्यवहार भी रास नहीं आता है।
अजय उसे हॉस्टल में भेजने का निर्णय कर लेता है। बंटी का मन वापस मम्मी के पास जाने को होता है। इसी मनोदशा में बंटी हॉस्टल जाने का सफ़र करता रहता है तथा भीतर ही भीतर रोता रहता है। तो ये कहानी है आपका बंटी की। बहुत ही मार्मिक कहानी है, पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है अच्छा ना लगे, क्योंकि ऐसे ऐसे वक्तव्य आए हैं बंटी की तरफ से कि अगर आप स्वयं अगर माँ हैं तो आपको फील होगा कि किस प्रकार से वो बंटी की मनोदशा परिवर्तित होती रहती है। संक्षेप में इस उपन्यास की घटनाएं देख लेते हैं क्या क्या है। मम्मी शकुन और फूफी के साथ बंटी का सामान्य और सुखद जीवन दिखलाया जाता है पहले दृश्य में। फिर देखते हैं कि अत्यधिक लाड़ प्यार से बंटी का पूरी तरह शकुन पर आश्रित हो जाना, क्योंकि छोटा ही है और छोटे बच्चे अगर केवल माँ ही है, पापा तो रहते नहीं है, तो वो पूरी तरीके से माँ की ओर आकर्षित रहता है, आश्रित रहता है। वकील चाचा द्वारा शकुन को नया जीवन प्रारंभ करने हेतु समझाना, मम्मी पापा के रिश्ते को लेकर बंटी की जिज्ञासा एवं उनमें दोस्ती करवाने की बाल सुलभ सोच। वो कहता है कि मम्मी पापा दोस्ती क्यों नहीं कर लेते हैं। बंटी के पिता अजय का शकुन से अलग होकर मीरा के साथ रहना, शकुन द्वारा लगातार मानसिक यंत्रणा झेलते जाना, बंटी का अजय से मिलना और शकुन का दुखी होना, शकुन और अजय का तलाक तथा शकुन का डॉक्टर जोशी के साथ विवाह करना, विवाह के बाद शकुन और बंटी के बीच दूरियां बढ़ना, बंटी का दुखी रहना, शकुन द्वारा बंटी को अजय के पास भेजने का विचार करना, बंटी का अजय के साथ कलकत्ते चले जाना और लास्ट में लगातार यातना झेलते हुए अंततः बंटी का हॉस्टल में दाखिला करवाना। किसके द्वारा? अजय के द्वारा। अब इस उपन्यास में जो महत्वपूर्ण पात्र आए हैं उनको देख लीजिए। बंटी है, शकुन बंटी की माँ है, अजय बंटी के पिता है, फूफी शकुन के घर की नौकरानी है, टीटू बंटी का दोस्त है, वकील चाचा अजय और शकुन के मध्य की कड़ी है, मीरा अजय की दूसरी पत्नी है, डॉक्टर जोशी शकुन के दूसरे पति हैं, हीरालाल शकुन का नौकर है। कौन? हीरालाल, जो कि एक तरीके से देख सकते हैं कि वो माली का काम करता था। विभू बंटी का दोस्त है, कुन्नी बंटी की दोस्त है, मिसेज कौशिक शकुन की सहकर्मी है। ठीक है, तो मिसेज कौशिक शकुन जहाँ प्रिंसिपल होती है वहाँ पर वो उनकी कोवर्कर है, साथ में काम करने वाली। कैलाश बंटी के स्कूल का दोस्त है, ज्योत दीदी और अभी डॉक्टर जोशी के बेटा बेटी हैं, बंसीलाल डॉक्टर जोशी का नौकर है, चीनू अजय और मीरा का बेटा है। ठीक है, तो इतने पात्रों को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पात्रों से भी प्रश्न बने हैं, आप PYQ देखेंगे तो। अब जो इसमें महत्वपूर्ण उदाहरण आए हैं, कथन आए, उनको पढ़िए। जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है सब जगह धोखा ही धोखा है, पर ऐसा होता नहीं है। वकील चाचा का कथन है ये। अपने मन को मार लो, बस यही सबसे बड़ी तपस्या है, शकुन का कथन है। अगला है, मनुष्य जब भी अपने भीतर ही भीतर बहुत गिल्टी महसूस करता है तो तर्क से वह अपने को जस्टिफाई करता रहता है, अपने हर गलत काम को जस्टिफाई करता रहता है। ना करे तो इतना अपराध बोध ढोकर वह जी नहीं सकता। जहाँ जस्टिफिकेशन है वहाँ गिल्ट है। तो ये भी कथन आया है मनु भंडारी के द्वारा। उम्र बीत जाने से कैशोर्य और यौवन नहीं बीत जाता। ये भावनाएं तो केवल तृप्त होकर ही मानती हैं, वरना और अधिक बलवती होकर आदमी को मारती रहती हैं। अगला कथन है, औरत कहीं की कहीं पहुंच जाए फिर भी पुरुष का साथ उसके लिए कितना जरूरी है, पर वह साथ हो सही अर्थों में, शकुन का कथन है। अपने को पूरी तरह देकर निर्द्वंद भाव से समर्पित करके आदमी कितना कुछ पा लेता है। अगला कथन है, आदमी शायद कन्फेस इसलिए नहीं करता कि दूसरों की नज़रों में गुनहगार बनकर अपनी नज़रों में बेगुनाह हो जाए। और आज का अंतिम वक्तव्य है, बच्चों का गुस्सा, बच्चों का मान, बच्चों का अहम, कितना छोटा और कितना निरीह होता है सब कुछ। तो ये मुख्य कथन हम लोगों ने पढ़ लिए। आशा करती हूँ कि वीडियो के माध्यम से आपको इस उपन्यास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल हिंदी चैट ओशन और नेट JRF हिंदी ओशन के नाम से 2 चैनल हैं। एक प्राइवेट चैनल है जिसका नाम हिंदी चैट ओशन है, जिसमें आप जुड़कर अपनी भागीदारी निभाइए और साथ ही साथ जितनी भी क्विजेस होती हैं और या फिर जो भी आपके वीडियोज़ के इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं मैं आपको समय अनुसार प्रोवाइड करती रहती हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले उपन्यास के साथ में। तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।